हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जीत। आज हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग बहुत चीज़ों को, जो भी आपको बोर्ड के रिलेटेड पॉइंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं चैप्टर को। मैग्नेट क्या होता है? यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि आपका आयरन पीस को क्या करे, आपको अट्रैक्ट करे। यानी कोई भी सब्सटेंस जब आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट हो, जब उसे क्या किया जाए, उसे हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें। तो जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें तो वो क्या करे, वो आपके आयरन पीस को अट्रैक्ट करे। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट के बेसिकली आपके दो पोल होते हैं। याद रखिएगा कि अगर डिफर पोल होंगे तो अगर पोल डिफर होगा तो आपका तभी अट्रैक्शन होगा। तब आपका क्या होगा, उस समय आपका अट्रैक्शन होगा। जैसे कि अगर आपके लिए दो पोल अगर हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उस समय आपका क्या होता है, आपका डिफरेंट पोल पे अट्रैक्शन होता है। वहीं पे अगर साउथ पोल और साउथ पोल रहे तो भी रिपल्सन होगा, या फिर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रहे तो भी क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। यानी जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो डिफर पोल होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लगभग आपको 1819 से पहले, बिफोर 1819, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में कोई भी कोरिलेशन नहीं बताया जाता था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हों। लेकिन आपके 1819 से पहले तक, लेकिन 1819 के एक डेनिश फिजिक्स हुए जिनका नाम पड़ा हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है। तो उन्होंने हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने ऐसा प्रूफ करके दिखा दिया कि हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने आपको एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ कर दिया, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने, कि देयर आर द रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या दिखाया, तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, आपका रिलेशन है। और क्या रिलेशन उन्होंने कैसे समझा, उन्होंने जब एक कंडक्टर में यानी एक वायर में उन्होंने मैग्नेट को, या मैग्नेट के एक कंपास को प्लेस किया जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो यहाँ जो ही करंट पास कर रहा था, यहाँ जो ही करंट का फ्लोएशन हो रहा था, तो करंट के फ्लोएशन होने से यहाँ कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था। और ये डिफ्लेक्शन ही बता रहा था कि इसमें, यानी इसमें और इसमें क्या है आपका, यानी इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेट में क्या है, एक कोरिलेशन है। और इसी कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, ठीक है। यानी नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, जिस वजह से डिफ्लेक्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जिस इफेक्ट से आपका कंपास के अंदर क्या आया, अगर कंपास के अंदर आपका डिफ्लेक्शन आया, कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आया, तो उसी डिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यही आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये प्रूफ किए थे सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने। तो उनके प्रूफ करने के बाद अब आगे थ्योरी अब आती गई, और मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें आपको बहुत सारी थ्योरी आई। तो सबसे पहले थ्योरी में अब देखते हैं मैग्नेट का जो पोल होते हैं उनमें व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो ऐसा नहीं है, जो फोर्स होता है मैग्नेट के पास, जिससे मैग्नेट किसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यानी जो मैग्नेट के पास एक अपना फोर्स है, द फोर्स इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल एनीथिंग टुवर्ड। जैसे कि अगर कोई भी फोर्स जिससे मैग ये नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, अगर ये छोटे छोटे आपके आयरन के पीस हो गए, अगर इसे अपने पास मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो फोर्स एक स्पेसिफिक रीजन में ही लग रहा होगा। आप खुद देखिए, जब मैग्नेट को आप बहुत दूर प्लेस कर दीजिए तो उनके अंदर ना अट्रैक्शन रहता है ना फिर रिपल्सन रहता है। उनकी भी एक अपनी फील्ड होती है, उनकी भी एक अपनी जोन होती है। जैसे कि ऐसे समझे, अगर मान लीजिए इफ़ यू आर बिलोंग टू द बिहार, और बिहार में अगर आप मोहनिया से आते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपकी जो जोन हुई वो मोहनिया हुई। अधिकांश लोग आपके मोहनिया का, आपके अगल बगल के लोग जानेंगे, अगर अच्छे से बोला जाए। अगर आप मान लीजिए, अगर आप नॉर्मल इंसान, अगर आप कुछ फेमस इंसान, तब तो आपको सब लोग जानेंगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपकी जो जोन होगी, आपकी जो फील्ड होगी, वो इस बिहार से बाहर जाओगे तो आप दूसरे के लिए क्या हो जाओगे, अननोन हो जाओगे। उसी प्रकार सेम जो जब दो मैग्नेट है आपका
तो दो मैग्नेट की जो फील्ड है वो एक समय के लिए एक या एक जगह के लिए सुनिश्चित रहती है, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक स्पेस रहता है जिसको बोला जाए, मान लीजिए आपका मैग्नेट है, ठीक है, और दो मैग्नेट के बीच में एक स्पेस है, और स्पेस में जिसका मैग्नेटिक फोर्स क्या करे, वो एक्ट करे, यानी द फोर्स एट विच द मैग्नेटिक द स्पेस एट विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑकर, यानी स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो आपको ऑकर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या आपको ऑकर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम जगह को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आप क्लियर रखें कि फील्ड मतलब क्या होता है, जैसे खाली जगह या फील्ड जहाँ पे हम लोग खेलने जाते हैं वैसे आप कोरिलेशन रखें, तो जहाँ मैग्नेट अपना खेल को खेल सके उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे मैग्नेट का खेल क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे अराउंड मैग्नेट आपका जो स्पेस और जो अराउंड, जैसे कि आप कहाँ खेलते हो, आप खाली स्पेस में खेलते हो, उसी प्रकार से जो मैग्नेट का खाली स्पेस है जहाँ पे मैग्नेट का कोई काम हो सके उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिनोशन कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड को इट इज डिनोटेड बाई बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इट इज डिनोटेड बाई बी, ठीक है, कैपिटल बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए हम लोग समझेंगे, इसका आपको मैं फिगर भी एक अच्छा दिखा ताकि आपको रिलेशन हो जाए। तो द पाथ अलोंग विच यूनिट फोर्स पोल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी एक ऐसा पाथ जिसमें आपका जो यूनिट पोल होगा, यूनिट नॉर्थ पोल होगा, मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका आप डायग्राम को ऐसे देख पाओ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा डायग्राम से। देखिए, ये जो आप अगर डायग्राम में आप देखोगे तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल। तो आप देख क्या पा रहे हो कि नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से आपका किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से आपका साउथ पोल की तरफ, वहीं पे फिर नॉर्थ पोल के बाद आपका देखिए यहाँ से एक अलग मैग्नेटिक फील्ड कोरिलेट हो रहा है, यानी एक पूरी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायग्राम है वो आपको मैग्नेट में बना के दिखाई गई है। उसके बाद अगर आप इसे और अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ तो अब अगर आप देख पाएँगे कि अब देखिए ये आपका ये जो एक दो मैग्नेट के बीच में फोर्स एक कैसे रहता है मैग्नेटिक का, ये तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ये एक्टिविटी आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उस पर आयरन आयरन स्प्रिंकल पहले छीट लें या उसे एक पूरे जगह पे स्प्रेड कर लें, और उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो आपने कुछ देखा आपका अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी अगर प्रीवियस आप डायग्राम को क्लियर कर पाएंगे तो ये अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो आपको कुछ इसी तरह से जाता हुआ दिखेगा, और ये कुछ इस तरह से, और ये कुछ आपका इस तरह से, ऐसा कुछ डायग्राम आपको बनता हुआ दिखेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अब आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हैं, ये अपने में काफी जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है और ये अपने में क्यों जरूरी है, वो ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हमारे क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं। मतलब कहने का क्या है, इसका अगर ये आपका मैग्नेट है, ये आपका अगर मैग्नेट है, इसका अगर एक पोल लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक आपका अगर साउथ पोल, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम मैग्नेट एट नॉर्थ पोल एंड इंटर द मैग्नेट एट साउथ पोल। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होगा और कहाँ इंटर करेगा आपका जाके, साउथ पोल में। लेकिन मैग्नेट के ये बाहर का खेल है, ठीक है, ये बाहर का, बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन द मैग्नेट, ठीक है। यानी मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ साउथ पोल है वो किसकी तरफ जाएगा, आपका नॉर्थ पोल की तरफ, ये मैग्नेट के अंदर जाएगा। ये मैग्नेट के बाहर होता है कि नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाता है आपको, साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाता है, साउथ पोल की तरफ। ऐसा मैग्नेट के बाहर होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी रहा मैग्नेट का। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको मैग्नेट की कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स गिव डायरेक्शन, ठीक है। यानी कोई भी अगर आपका टेंजेंट ड्रॉन होता है किसी फोर्स से तो वो क्या दिखाता है, वो आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। वो आपको जो टेंजेंट है वो क्या शो करेगा, इसका डायग्राम भी था, चलो मुझे एक मिनट टाइम दीजिए।
शायद ये चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक बात और चीज़ कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट, मैं दोनों का आपको डायग्राम एक साथ क्लियर करता हूँ। और नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। याद रखिए कि जब जैसे मैंने यहाँ इंटरसेक्ट करा ऐसा नहीं होता है, आप इंटरसेक्ट मत कराइएगा, ठीक है। और मैं डायग्राम में थोड़ा सा इधर आ गया। कभी भी याद रखिएगा कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी वो कभी एक दूसरे को नहीं क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों? अगर क्यों नहीं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये भी एक लॉजिकल बात हुई। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आपका ये मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है, ये एक ऐसे और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर ये लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन आपके ऐसे जा रहे हैं, अगर ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं, तो क्रॉस हो जाते हैं, तो पिछला रूल में मैंने आपको बताया था कि याद रखिए कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी एक टेंजेंट आपका एक ही डायरेक्शन देता है। और फिर थर्ड में रूल में था कि टेंजेंट क्या करता है आपका, टेंजेंट गिव डायरेक्शन, ठीक है। और थर्ड में मैंने क्या बताया आपको कि नो टू मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी ऐसा पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि जो दो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। लेकिन अगर उसके बाद की बात देखी जाए, तो अगर आपके दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करते हैं तो जरा ध्यान से आपको रिलेट कीजिए कि एक यहाँ से भी टेंजेंट निकल गया और एक क्या हुआ आपका, एक यहाँ से भी टेंजेंट निकल गया। टेंजेंट आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है तो जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो एक लाइन से दो टेंजेंट ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड। क्राउडेड मतलब, ठीक है। और मैग्नेटिक क्राउडेड में मैंने आपने यहाँ पीछे देखा कि जो डायग्राम, तो मैग्नेटिक लाइन फोर्स क्या था, एक दूसरा काफी क्या था, क्राउडेड था। वहीं पे ऑन द अदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स का वो क्राउडेड टू मैन क्लोज टू द ईच अदर, यानी जब आपके एक मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे से अगर क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्लोज रहता है, काफ़ी अगर क्लोज रहता है, तो उसकी जो लाइन है वो आपकी क्या रहेगी, बहुत काफ़ी क्राउड लाइन रहती है, ठीक है। ये व्हेन टू मैग्नेट आर क्लोज टू द ईच अदर, जब वो क्लोज रहेंगे, ठीक है। लेकिन व्हेन टू मैग्नेट आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अगर दो मैग्नेट एक दूसरे काफ़ी दूर रहते हैं तो उनकी जो लाइन है वो भी काफ़ी क्या हो जाती है, वो भी काफ़ी एक दूसरे से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाती है आपकी, दूर हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के टाइप्स वैसे ही आप याद रख, जैसे टाइप ऑफ मोशन आप याद रखते थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी प्रकार से आप टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, अगर आपको कहीं कोई भी टॉपिक डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें और मैं ज़रूर कोशिश करूँ आपके डाउट को मैं रिसॉल्व कर दूँ, ठीक है। और आप, अगर ये आपको बताया वन शॉट पसंद है, मैं वन शॉट में देखिए, मैं आपको टाइम को बहुत नहीं लेना चाहूँगा, मैं आपको जो भी वो चीज़ें जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक आ जाए आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सेट यूनिफॉर्म इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। जैसे कि आपने यूनिफॉर्म मोशन का याद किया था, द बॉडी सेट यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी प्रकार से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जो इक्वल डायरेक्शन इन सेम इन एवरी पॉइंट, जो उसका डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। और ये आपको कोरिलेट करके दिखाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अगर आगे हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम होगा वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा।
एक जो डायग्राम होगा आपको ऐसे, ठीक है, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये डायग्राम हुआ आपका न्यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फैक्टर ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी फैक्टर क्या क्या डिपेंड करता है, ठीक है, फैक्टर जो है वो क्या डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फैक्टर क्या डिपेंड करता है, फैक्टर डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है वो हम लोग देखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा आपका अमाउंट करंट जनरेट होगा, आपका करंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ करंट का। ये आप मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। सेकेंड, कि जो आपने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था वो किसके कम हो जा रहा था जब डिस्टेंस बढ़ाने पे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपने देखा था कि जब हम फार डिस्टेंस कर रहे थे तो वो फार मतलब उसमें कम लाइन आ रही थी, लेकिन जब नियर कर रहे थे तो क्राउडेड हो जा रहा था। सेम उसी कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r, ये 1/r का डिस्टेंस के बराबर है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आपका करंट के, सेकंड में डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर के। यानी अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपाइल करें तो आपका बनता है ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है, और वो आपका बनेगा B इक्वल टू आपका होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R, ठीक है। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट आप जानते हैं एम्पियर होता है, ठीक है, एसआई डिस्टेंस आर होता है, और याद रखिए एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम लोग टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, टेस्ला, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका टेस्ला होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग राइट हैंड थंब रूल को पढ़ते हैं, और राइट हैंड थंब रूल क्या शो कर रहा है और क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, और इसका इम्प्लीकेशन किस चीज में होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल आपका क्या बताता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल जो वो आपका डायरेक्शन बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपका डायरेक्शन, सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड को एज्यूम करना है, और राइट हैंड को ऐसे एज्यूम करना है कि जो थंब है वो आपको क्या कर रहा है, जो थंब है वो आपके करंट को डायरेक्शन को दिखा रहा है। याद रखिए कि जो थंब है वो किसका डायरेक्शन को दिखा रहा है, थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मीनवाइल जो आपका क्रल ऑफ फिंगर का है वो किसको दिखा रहा है, यानी क्रल ऑफ फिंगर किसको दिखा रहा है, क्रल ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। जो क्रल ऑफ फिंगर है वो किसको शो कर रहा है, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो थंब है वो किसको दिखा रहा है, करंट को, और जो क्रल ऑफ फिंगर है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, मैं राइट हैंड थंब रूल में, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या याद रखनी है कि अगर आपका कभी भी अगर आपका करंट कंडक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। याद रखिएगा कि अगर कहीं भी करंट आपका अपवर्ड तरफ जा रहा है, अपवर्ड तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपका डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा। अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा। और यही बोलता है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा होता है,
जो कर्ल बाकी जो बचा उंगली है वो किसको दिखा रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को। उसके साथ जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो किसको शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वो किसको शो करेगा, वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा। और यही होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो रूल था बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, जो हमने पढ़ा था, और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये तो था आपका स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का। लेकिन अगर वहीं पे आपका कंडक्टर जो होगा वो आपका सर्कुलर वायर होगा, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो सर्कुलर वायर के लिए क्या डिपेंड करेगा वो भी हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर वायर के लिए क्या डिपेंडेंस है। तो सबसे पहले कि राइट हैंड थंब रूल जो वो आपको डायरेक्शन दिखा देगा करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का, ठीक है। तो फैक्टर क्या डिपेंड करता है, वो स्ट्रेट वायर तो हो गया आपका, तो फैक्टर डिपेंड करता है फैक्टर ऑन सर्कुलर वायर, ठीक है। तो सर्कुलर वायर में आपका क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, वो देखिए आप सर्कुलर वायर में। तो सर्कुलर वायर के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट ये तो रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका 1/r के, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। लेकिन इक्वेशन थर्ड जो होगा, जितना ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ टर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। और इन तीनों फार्मूला को अगर हम लोग कोरिलेट करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो सर्कुलर वायर का क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है आपका 2r होता है। याद रखिए कि म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, ठीक है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो आपको 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका सर्कुलर वायर उसमें आप क्या जोड़ दीजिए, बस एन जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर का, फिर हमने पढ़ा सर्कुलर वायर का। अब हम लोग पढ़ते हैं सोलेनॉइड का, ठीक है। तो सोलेनॉइड का अरेंजमेंट कुछ कैसा होता है वो आप देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले आप इस सोलेनॉइड के फिगर को देख पाए। सोलेनॉइड क्या होता है वो भी आपको पता होगा, इट इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड। जैसे कि अगर एक हम लोग कॉपर लेते हैं, ठीक है, सिप ऑफ टाइट स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लेते हैं और उसमें बहुत सारे हम लोग कॉपर का वाइंडिंग कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक। सोलेनॉइड का होता है जब हम लोग टाइट स्प्रिंग पे कॉपर का वाइंडिंग कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड का इट इज ए लॉन्ग हेलिकली वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। ये क्या है, एक आपका लॉन्ग हेलिकली वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वाउंड कॉइल ऑफ आपका इंसुलेटेड कॉपर, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है, कॉपर। ये आपका सोलेनॉइड है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया सोलेनॉइड कुछ ऐसा। तो अब सोलेनॉइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है वो भी हमें जानना है। तो जब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है, जब भी कोई इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड आपका कैसे बिहेव करता है वो हम लोग आइए देखते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सोलेनॉइड में तो ये सेटअप कर लेता है सिमिलर टू द बार मैग्नेट। यानी जब सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये किसकी तरह बन जाता है, ये आपका बन जाता है किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। यानी सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करने लगता है, आपका बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड आपका बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज अ साउथ पोल। तो एक तो आपका क्या एग्जिस्ट करने लगता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, एक तो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक आपका किसी की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ। तो इफ करंट फ्लो इन अ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज आपका करंट फ्लो होगा तो आपका जो कॉइल सीन होगा वो सोलेनॉइड एक्ट एज अ साउथ पोल। तो सोलेनॉइड जो है वो साउथ पोल की तरफ, यानी कि जब आपका क्लॉकवाइज करंट होगा तो वो जो सोलेनॉइड का होगा वो बिहेवियर किसकी तरफ रहेगा, साउथ पोल की तरफ। और वहीं पे जब करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो सोलेनॉइड जो है वो आपका किसकी तरफ बिहेव करेगा, जब क्लॉकवाइज रहे तो साउथ पोल की तरफ, और जब एंटी क्लॉकवाइज रहे तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। जब क्लॉकवाइज रहे तो साउथ की तरफ और जब एंटी क्लॉकवाइज रहे तो आपका नॉर्थ की तरफ।
तो सोलेनोइड अगर अदर वर्ड में बोले तो सोलेनोइड जो है वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। यानी सोलेनोइड किस तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब हम लोग सॉफ्ट, आप यहाँ देख पाओ कि एक सोलेनोइड में हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो किसकी तरह बन जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और उसी मैग्नेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि व्हेन अ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड कैरिंग करंट इट बिकेम अ मैग्नेट, ठीक है। वो किसी तरह बिहेव करने लगता है मैग्नेट एज अ करंट फ्लो थ्रू द सोलेनोइड, और सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसी मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, यानी जब हम लोग सोलेनोइड में, ठीक है, व्हेन अ सॉफ्ट आयरन प्लेस इनसाइड द सॉइल सोलेनोइड, यानी सॉफ्ट आयरन पीस को, यानी सॉफ्ट आयरन को हम लोग जब सोलेनोइड में इनसाइड करें, ठीक है, इज प्लेस्ड इनसाइड, जब हम लोग सॉफ्ट आयरन पीस में सोलेनोइड को हम लोग इनसाइड प्लेस करें, ठीक है, तो आपका जो करंट जो फ्लो होगा सच ए मैग्नेट, तो वो जो सॉफ्ट आयरन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। और उसी मैग्नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी मैग्नेट को हम लोग नाम दे देंगे सोलेनोइड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है। तो अब आप बेसिकली डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपको यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाए तो आप समझ जाइएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसका क्या होता है, देर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस, ठीक है। तो यूज क्या है इसका, इसका यूज है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आपका कहाँ यूज होता है, आपने सुना होगा क्रेन, जो कि काफी हैवी व्हीकल को निकालने में काम आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका यूज क्रेन में होता है, ठीक है। और इसका बहुत सारा यूज आपका अलग अलग डिवाइस, जैसे कि आपके पर डे डेली यूज मैनर, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया आपका, ठीक है, उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज होता है। आपका माइक्रोफोन हो गया, रिसीवर हो गया, रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर, ये सब में आपका क्या होता है, यूज होता है। तो अब आइए हम लोग एक टेबुलर डिफरेंस देखते हैं आपका, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का और परमानेंट मैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में आपका क्या टेबुलर डिफरेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक टेम्पररी मैग्नेट है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। यानी कि तभी तक बिहेव करेगा मैग्नेट के जब तक इसमें करंट जाएगा। वहीं पे जो परमानेंट मैग्नेट है वो कि वो एक टेम्पररी मैग्नेट, वो उसको हम लोग कभी डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द करंट। तो इसका पावर क्या हो सकता है आपका, इसका पावर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसका पावर इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट कि इसकी आप पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी कैन बी चेंज का क्या मतलब है कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ बन जाएगा, और जो साउथ है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। कैसे, जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दें। लेकिन इसका जो पोलैरिटी है वो आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका सेम पावर रहता है, ठीक है। और आपका थर्ड जो है वो आपकी पोलैरिटी जो होगी, इसकी जो नॉर्थ पोल है वो लाइफ टाइम नॉर्थ पोल रहेगा, और जो साउथ पोल किसकी तरह रहेगा, वो लाइफ टाइम साउथ पोल रहेगा, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ऑब्जर्वेशन था, डिफरेंस था इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। तो ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक डिफरेंस है। तो आइए अब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको अपने फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करना है, ठीक है, कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, और वो देगा आपको लेफ्ट हैंड ले लेना है, और जो लेफ्ट हैंड का आपको थंब है वो आपको मोशन बताएगा। और ऐसे लेना है कि वो तीनों एक दूसरे के, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये तीनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर आपका करंट को शो करेगा, उसके बाद जो आपका थंब है वो किसको शो करेगा, वो आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। जो आपका सेंट्रल फिंगर है वो आपका करंट को शो करेगा, और थंब जो है वो आपका मोशन को शो करेगा। यानी कि जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट को शो करेगा, जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड को शो करेगा, और जो आपका थंब है वो आपका मोशन को शो करेगा।
तो अब फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स एक्टिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। तो ये सेम आपका फैक्टर है कि क्या चीज़ पे आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का फैक्टर जो होता है वो आपका डिपेंड करता है। और ये आपकी रही लास्ट टॉपिक। बाकी आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो आगे आपका कॉन्सेप्ट था उसे आपको अब नहीं पढ़ना है, पहले वो एक ये अब काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जब इसमें आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सब आता था। बाकी इसमें कुछ अब एसी डेसी का पार्ट रहेगा और इस चैप्टर को बहुत पहले से आसान कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या डिपेंड करता है आपका। फैक्टर क्या क्या है, तो फैक्टर क्या क्या डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग, ठीक है। फैक्टर ऑन विच फोर्स एक्टिंग, फैक्टर ऑन विच फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स एक्टिंग करता है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में, क्या फैक्टर ऑकर करता है, ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में आपका क्या फैक्टर लाई करता है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो कंडक्टर इज प्लेस्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ देन एक्सपीरियंस लार्ज फोर्स। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं अगर किसी चीज़ को कंडक्टर को, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो आपको लार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये आपका हुआ फर्स्ट लॉ। सेकेंड डिपेंडेंस जो होती है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इफ लार्ज करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो लार्ज, यानी जितना ज़्यादा हमारा करंट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इफेक्ट ऑफ करंट बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अ लॉन्ग कंडक्टर में ग्रेटर फोर्स, तो लॉन्ग कंडक्टर जो रहेगा वो क्या आपका एग्जिस्ट करेगा, वो आपको फोर्स भी क्या रखेगा, वो डिपेंडेंस करेगा। यानी अगर इक्वेशन 1 2 3 को हम लोग कंबाइन करें तो इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या होता है कि अगर बाई इक्वेशन 1 2 3 को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, बी आई और एल, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बी आई एल मिलेगा, यानी फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अगर कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लाते हैं के बी आई एल, और वहीं पे जो आपका के है वो क्या है, आपका के जो है वो फिजिकली सॉरी आपका कांस्टेंट है, और जो के की वैल्यू वो कितना है 1, उससे फॉर्मूला आपका कोरिलेशन बना फोर्स इक्वल टू क्या बना आपका, फोर्स इक्वल टू बना आपका बी आई एल, ठीक है। बी जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई जो होगा करंट, और एल जो हो गया आपका लेंथ हो गया, ठीक है। तो डिफिनीशन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम लोग करंट को 1 एम्पियर ले लेते हैं और लेंथ जो है कंडक्टर को अगर हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं तो बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो बी होगा वो एफ के बराबर होगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट इन पर यूनिट कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला, ठीक है। वैसे तो क्या होता है मैंने आपको पहले बताया कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है आपका टेस्ला होता है, ठीक है। तो टेस्ला अगर हम लोग इसे ऐसे देखें तो बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा, फॉर्मूला देखा कि आपका बी एफ इक्वल टू क्या होता है आपका बी आई और एल। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई और एल लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन होता है, आई का क्या होता है आपका एम्पियर होता है, और इसका क्या होता है आपका लेंथ का आपका मीटर होता है। यानी जो आपका बी का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन एम्पियर पे पावर -1 और मीटर पे पावर -1, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस को हम लोग 1 टेस्ला कब बोलेंगे, डिफाइन 1 टेस्ला अगर आपसे आ जाए, डिफाइन 1 टेस्ला, ठीक है, 1 टेस्ला आ जाए, तो अगर 1 टेस्ला का आपसे डिफाइन आ जाए तो आप याद बस एक फॉर्मूला रखें, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बी आई एल, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका आई एल हो जाएगा। तो जब हम लोग फोर्स को 1 न्यूटन रख देंगे, करंट को 1 एम्पियर रख देंगे और लेंथ को जब 1 मीटर रख देंगे तो जो सब 1/1 कितना आ जाएगा 1 टेस्ला। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 1 टेस्ला। कब आएगा, जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को 1 न्यूटन
करंट को 1 एम्पियर और लेंथ को कितना रख देंगे 1 मीटर, तो आपका जो डिफाइन वो आपका आ जाएगा, वो क्या होगा आपका 1 टेस्ला होगा। ठीक है, अब तो ये था आपको, अगर आप बेसिकली आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन गिवन डाटा है तो आप उसे कैलकुलेट करके मुझे बताइए। एक आपका कंडक्टर है जिसका आपको लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, करंट दिया हुआ आपका 0.2 एम्पियर और आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 टेस्ला। तो आपको बताना है कि वो कितना, वो आपका फोर्स एक्ट कितना होगा वायर पे। तो आप कुछ नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को सोचें, आराम से आप लगा सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका BI/L। ठीक है, तो 0.4 4/10 लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं और एल को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 8 बाई क्या लिख सकते हैं 100, यानी 0.08 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा होता है तो उसमें आपका क्या फोर्स लगता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है BI और L। और आप लोग करंट बेसिकली पढ़ लिए होगे तो आपको पता ही होगा कि I इक्वल टू क्या होता है आपका Q/T होता है। ठीक है, तो फोर्स का अगर फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे कि B इंटू Q इंटू T इंटू L। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ को यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो ऑब्टेन होगा वो आपका, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी होता है ना आपका। लेंथ बाय टाइम क्या होता है आपका वेलोसिटी। अगर तो हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BQ को अगर हम लोग साइड में रखते हैं तो इनटू L/T, और L/T क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा, यानी L/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी L/T, या आप ऐसे भी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका आ गया L और टाइम हो गया T, तो ऑब्वियसली ये स्पीड दे देगा यानी V दे देगा ये। ठीक है, और V यानी फोर्स का एक बेसिकली फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा BQ/V, फोर्स बराबर आएगा BQ/V। तो आप आसानी से इस पे आप लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इस पे और बेसिकली डाटा। अब आइए हम लोग देखते हैं करंट की हमारी टाइप क्या होती है और हमारे करंट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे करंट क्या, और ये आपकी लास्ट टॉपिक है आज की कि करंट क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। तो टाइप्स ऑफ करंट में हमारे दो टाइप के करंट होते हैं, जिनका एक का नाम होता है DC यानी डायरेक्ट करंट और एक का नाम होता है आपका AC जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी करंट का आपका दो टाइप, एक टाइप आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा टाइप हो गया आपका डायरेक्ट करंट। तो याद रखिए कि DC का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है कि जो DC का ग्राफ होता है वो आपका ऐसे बना होता है। अगर हम लोग करंट और टाइम का ग्राफ बनाए यानी I और T का ग्राफ बनाए तो जो DC होता है वो DC ग्राफ कुछ कांस्टेंट टाइप में, और वहीं पे जो AC का ग्राफ है, ठीक है, AC वहीं पे अगर हम लोग AC का ग्राफ देखें तो AC का ग्राफ होता है वो आपका पीरियोडिकली क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आपका AC का ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। कि या तो वो डायरेक्ट करंट का अगर हम लोग बेसिकली डिफाइन देखा जाए, डीसी क्या होता है। ठीक है, डीसी क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज नाइदर कांस्टेंट नॉर वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है, या तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, याद रखिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, जो जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगा आपका, वो या क्या होगा आपका, वो आपका कांस्टेंट होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी आपका कांस्टेंट होगी और वेरिएबल होगी। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर जो होगा, फ्लो ऑफ कंडक्टर, वो क्या होगा आपका डायरेक्शन जो होगा फ्लो ऑफ कंडक्टर का
जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर, फ्लो ऑफ कंडक्टर होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका सेम होगा। डायरेक्शन फ्लो ऑफ कंडक्टर क्या होगा आपका, सेम होगा। वो होगा आपका डीसी करंट। वहीं पे जो डीसी करंट का बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज जीरो, यानी फ्रीक्वेंसी डीसी करंट की क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी जीरो होती है। किस करंट की, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है। मीनवाइल अब अल्टरनेटिंग करंट पे आते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो टाइम के साथ क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम। ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका रहता है, उसका टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज हो रहता है। ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा कि हमारे हाउस होल्ड में 50 हर्ट्ज है। इसका 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो करंट है वो आपका, दिस मीन्स एसी करंट कंप्लीट 50 साइकिल इन 1 सेकेंड, यानी कि एसी जो करंट है वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसीलिए हमारे लिए एसी जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को आई इक्वल टू लिखते हैं हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा इक्वल टू होता है आपका, याद रखिएगा कि ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाई टी। ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई इंटू एफ टी। और एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/टी होता है। तो 1/टी होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आई नॉट क्या होता है, ठीक है, तो आई नॉट क्या होता है आपका, आई नॉट क्या होता है, इसमें फॉर्मूला आप याद रखिए, जो आई नॉट होता है वो आपका मैक्स और पीक वैल्यू, मैक्स और पीक वैल्यू ऑफ एसी, जो मैक्स या फिर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो आई नॉट होता है। ठीक है। और आई क्या होता है, आपने यहाँ देखा दो दो फॉर्मेट, एक आई नॉट और एक आई क्या होता है, आई जो होता है वो आपका वैल्यू ऑफ एसी एट एनी टाइम, वैल्यू ऑफ एसी एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। ठीक है। ये आपको बताता है। एडवांटेज क्या है एसी का, ठीक है, एडवांटेज क्या है एसी का, आपका एडवांटेज क्या है, एसी करंट ओवर डीसी। ठीक है। एसी का सबसे क्या है कि कॉस्ट, जो जनरेशन का एसी का है वो लेस है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जो जनरेशन कॉस्ट है वो आपका क्या है, वो आपका लेस है। जनरेशन कॉस्ट एसी का क्या है, लेस है एज कंपेरिजन टू डीसी। सेकंड, याद रखिए कि एसी को हम लोग आसानी से किस में बदल सकते हैं, डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है। और एसी कैन बी कंट्रोल विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। ठीक है। एसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर को ना लॉस करते हुए, लेकिन डीसी में ये कमियां हैं। ठीक है। और एसी को हम लोग बहुत दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है। यानी एसी को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है। एसी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अब एसी का हम थोड़ा, ये तो एडवांटेज था, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, कि अगर आप एसी की अगर इंसान की दोस्ती एसी के साथ हो जाए तो वो गहरी दोस्ती बहुत दिन तक चलती है। ठीक है। और वो दोस्ती गहरी चलती है यानी एसी दिन तक क्या आपको सीधे ऊपर पहुंचा देगा वो दोस्ती। तो एसी इज मोर डेंजरस। ठीक है। एसी इज मोर डेंजरस, एसी काफ़ी खतरनाक है, किससे, मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है। यानी वो डीसी से क्या है, खतरनाक है एसी। ठीक है। उसके बाद एसी कैनॉट यूज इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस प्रोसेस में आप कभी एसी करंट का यूज कर ही नहीं सकते। वहाँ कौन सा करंट होता है, डीसी करंट, तो अपने में। और बाकी जो आपका जनरेटर का पार्ट था वो आपका नहीं रहा। और अगर ये आपको वन शॉट वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और इसे आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।